हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जिस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। व्याख्यान क्या होता है मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की ज़रूरत है। व्याख्यान लेक्चर आप सभी सुनते रहते हो इन द सेंस ये कि घर पे भी लेक्चर मिलता रहता है ना। हम कह देते हैं ना कि क्यों ऐसे लेक्चर दिए जा रहे हो या लेक्चर झाड़े जा रहे हो। कोई भी लंबी कोई आपको कथन कह दे, कोई भी लंबा सा किसी टॉपिक पर आपको कोई भाषण दे दे, आप उसको लेक्चर की श्रेणी में रख लेते हो। चलो, ये तो रह गई थोड़ी सी हंसी मजाक की बात। अब इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी जानते हैं कि कॉलेज लेवल पर, महाविद्यालय स्तर पर, या फिर हम बात करें इसकी शुरुआत हो जाती है 11th-12th क्लास से। तो 11th-12th क्लास से बच्चों को जिस मेथड से पढ़ाया जाता है वो मेथड ही लेक्चर मेथड कहलाता है। ठीक है, लेक्चर्स दिए जाते हैं, व्याख्यान दिया जाता है। अब ये लेक्चर मेथड जो है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि पहले जो शिक्षा देने का, ग्रहण करने का जो कार्य होता था वो गुरुकुलों में होता था। तो गुरुकुल में भी क्या होता था, जो गुरुजी होते थे, जो आचार्य होते थे, वे व्याख्यान के द्वारा ही अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे, उन्हें शिक्षित करते थे। ये बात हम जानते हैं। अब अगर हम बात करें भाषा के अंतर्गत इसे लाने की, तो हम सभी जानते हैं दो प्रकार की भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है और लिखित भाषा होती है। तो व्याख्यान देना कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है, या हम इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम प्रयोग करते हैं मौखिक भाषा का। तो मौखिक भाषा कौशलों की श्रेणी में ये मुख्य रूप से विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता रहा है। अब इसका मतलब क्या है व्याख्यान देने का? तो व्याख्यान का मतलब, अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें या आपसे पूछा जाए कि व्याख्यान का अभिप्राय क्या होता है, व्याख्यान का अभिप्राय है पाठ के रूप में भाषण देना। ठीक है, पाठ के रूप में जो भाषण देना है किसी भी टॉपिक पर, उसे कहते हैं हम व्याख्यान। अब इस व्याख्यान में बच्चों दो बातें सम्मिलित होती हैं। कितनी बातें सम्मिलित होती हैं? दो बातें सम्मिलित होती हैं। कौन सी दो बातें सम्मिलित होती हैं ये जान लीजिए। पहला होता है इसमें पाठ्य वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, पाठ्य वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। और दूसरा पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, एक है पहला सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। पाठ्य वस्तु का चयन और पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ये दो बातें व्याख्यान के अंतर्गत हमें सम्मिलित करनी चाहिए, या व्याख्यान में ये दो बातें सम्मिलित होती हैं। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पाठ्य वस्तु का चयन करना मतलब जो भी लेक्चर देने वाला होगा, जिसे हम व्याख्यानकर्ता बोलते हैं, यानी व्याख्यान देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। वैसे तो किसी के द्वारा भी कर लिया जाता है। हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा भी कई बार हमें कोई ज़्यादा गूढ़ तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, या कोई बड़ा समझाने की कोशिश करता है, तो वो भी हमको भाषण ही लगता है, व्याख्यान ही लगता है। लेकिन सही मायनों में व्याख्यान दिया जाता है गुरु, आचार्य या फिर शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, आपके टीचर्स देते हैं। और वो देने से पहले, लेक्चर देने से पहले वो क्या करते हैं? अपने कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं। अब जैसे मैं आपको लेक्चर के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मैंने आज लेक्चर मेथड पढ़ाना था, तो लेक्चर मेथड से रिलेटेड मैं सारा का सारा जो भी कंटेंट है उसका अच्छे से सिलेक्शन करके आई हूँ कि मैं पहले आपको ये बताऊंगी, फिर मैं ये बताऊंगी, फिर मैं ये बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि इस मेथड के अंदर शिक्षक ही सर्वोपरि होता है और इस मेथड के अंदर एक शिक्षक को लगातार बोलना होता है, तो उसको मेंटली प्रिपेयर होकर के आना पड़ता है,
अच्छे से पाठ्य वस्तु का चयन करके आना पड़ता है, जिससे कि उसका जो लेक्चर है मान लीजिए 35 से 40 मिनट का, तो बिना किसी बाधा के वो 35 से 40 मिनट कर उस टॉपिक के बारे में कॉन्टिन्यूसली बोल सके। ऐसा उसके पास मेथड होना, ऐसा उसके पास टॉपिक होना चाहिए या फिर टॉपिक से रेलेवेंट मैटर होना चाहिए। ठीक है, यही बात समझ में आती है। दूसरी चीज, अब मान लीजिए पाठ्य वस्तु का चयन, सिलेक्शन तो बहुत अच्छे से कर लिया आपने और उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, तो फिर लेक्चर मेथड जो आपका है या फिर जो आपका व्याख्यान है, लेक्चर है, वो इफेक्टिव माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि जो इतना अच्छा कंटेंट आप सिलेक्ट करके लेके आए हैं उसको प्रेजेंट भी अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें, तभी आप इसमें जो है वो पूरी तरह से सक्षम हो सकते हो, व्याख्यान कौशल आप में अच्छे से आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी है, दो बातें जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, पाठ्य वस्तु का चयन भी और पाठ्य वस्तु का प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण भी। ये दोनों ही चीजें तैयारी के रूप में कह लो या इन दो बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हो। तो अब मैं जरा बात करती हूँ इन दोनों पे ही आपसे थोड़ा डिटेल में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो सब कर लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति लेक्चरर बना है वही लेक्चर देगा ना, जिसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है वही उस सब्जेक्ट से संबंधित लेक्चर देगा, व्याख्यान देगा। तो इसका मतलब उसको अपने सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक उसने पढ़ाना है वो तो पूरी तरह से क्लियर होगा, उसको पता होगा कि यहाँ से मैं ये पढ़ाऊंगा, यहाँ से मैं ये पढ़ाऊंगा, बच्चों के ये काम का है, ये काम का है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पाठ्यक्रम का चयन करना उसको नहीं आएगा, तो उसको बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम का वो चयन कर लेगा, पाठ्य वस्तु का चयन कर लेगा। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की मैं बात करती हूँ, तो ये देखिए प्रस्तुतिकरण सबका अलग अलग होगा। अब ये प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है शिक्षक की, या जो भी कोई लेक्चर देने वाला व्यक्ति है, ये प्रस्तुतिकरण उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब पर्सनैलिटी की जरा सी बात कर लेते हैं। पर्सनैलिटी के अंतर्गत दो तरह की जो है मुख्य रूप से हमें पर्सनैलिटीज दिखती हैं। एक पर्सनैलिटी होती है अंतर्मुखी, जिसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट पर्सन्स, और दूसरी होती है इसके अपोजिट, कौन सी? बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और कई, मैं कहती हूँ बहुत ही कम संख्या में उभयमुखी भी होते हैं, जो दोनों का मिक्सचर होते हैं। जहाँ पे जरूरत है अंतर्मुखी बनने की वो अंतर्मुखी जैसा बिहेव करते हैं, और जहाँ पे जरूरत है अपने आप को प्रेजेंट करने की, बहिर्मुखी बनने की, वो बहिर्मुखी बन जाते हैं। बट उनका रेशो बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर परसेंटेज 100% में से 1% लोग होंगे उभयमुखी, और बाकी 99% जो लोग होंगे वो या तो अंतर्मुखी होंगे या तो बहिर्मुखी होंगे। ठीक है, अब ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार का जो व्यक्तित्व है जो अधिकाधिक पाया जाता है, उसमें इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होगा ना, उसकी प्रेजेंटेशन अलग तरीके की होगी, बहिर्मुखी व्यक्ति की प्रेजेंटेशन अलग तरीके की होगी। दोनों में आपको साफ साफ अंतर दिखाई देगा, दोनों एक तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे किसी भी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो प्रस्तुतिकरण है, जो हमारी दूसरी बात है, जो दूसरा पॉइंट है, वो लेक्चर देने वाले के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए इस व्याख्यान विधि के अंतर्गत क्या होता है। व्याख्यान देने का काम या फिर ये दोनों काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं? शिक्षक के द्वारा किए जा रहे हैं। पाठ्य वस्तु का चयन भी वही करेगा और पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी वही करेगा। तो फिर जो सुनने वाले हैं, अर्थात जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो वो हैं केवल मात्र श्रोता, अर्थात सुनने वाले। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो हैं निष्क्रिय श्रोता। ये बात भी क्लियर होगी कि इस मेथड में जो बालक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनका काम केवल और केवल अध्यापक के द्वारा या फिर लेक्चरर के द्वारा जो भी बोला जा रहा है उसे केवल मात्र सुनना ही है। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, उनको कोई काम नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो भी काम है वो कौन करेगा? शिक्षक। तो फिर विधि कैसी हुई?
मैं कॉन्सेप्ट में ही आपको ऐसे समझा रही हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना सब कुछ जानने के बाद केंद्र में कौन है, ये विधि कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है या फिर शिक्षक केंद्रित विधि है? जवाब आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, ये है शिक्षक केंद्रित विधि। क्योंकि बालक क्या है? बालक तो निष्क्रिय श्रोता बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये चीज? ठीक है। क्या होता है कि डायरेक्ट बताने से अच्छा ये है कि कॉन्सेप्ट को बताएं, और कॉन्सेप्ट यानी कि समझते हुए आपकी मानसिक क्रियाएं इतनी ज्यादा तेज हो जाए कि फिर जब आपसे कॉन्सेप्ट को बता करके सवाल पूछा जाए तो मैं पॉइंट ना बताऊं, बल्कि आपके माइंड में अपने आप से क्लियर हो। ऐसा होगा तो जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा? स्थायी होगा। रटने की, जानने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से आत्मसात कर रहे हो, बोध हो रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना जान लिया हमने व्याख्यान विधि के माध्यम से। अच्छा, अब ये व्याख्यान विधि जो है, मैंने अभी मानसिक क्रिया की बात की, तो बताइए क्या इसमें मानसिक क्रियाएं नहीं लगेंगी? लगेंगी, डेफिनेटली लगेंगी। श्रोता बनकर के बैठना सिर्फ आपका काम नहीं है। अगर मैं लेक्चर दे रही हूं तो उसको आप क्या करोगे? सीखोगे, उससे आत्मसात करोगे मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं, तो उसमें भी आपकी मानसिक क्रियाएं लगेंगी। आपको मेरी बात को कैच करना है, सुन करके सीखना है, अधिगम करना है, तो आपके एफर्ट्स लगेंगे उसमें। ऐसे नहीं हो जाएगा ये सब काम। और आपके ये जो एफर्ट्स हैं उसी के बलबूते पर आप अधिगम कर पाओगे, आप सीख पाओगे। ठीक है, ये चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ये हो गया बच्चों इसका कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे कि व्याख्यान की जरूरत क्यों होती है, यानी नीड क्या है इसकी, और इसके साथ ही या हम बात करें इसकी विशेषताएं, तो इसकी इंपॉर्टेंस या फिर इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए, अगर हम नीड, इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बड़ी इकाई, बड़े प्रकरण या इकाई की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, इस मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी इकाई यानी बहुत बड़ी कोई इकाई है जिसे देखकर हमें ये लगता है या शिक्षक को ये लगता है कि इस इकाई को अन्य किसी मेथड से संपूर्ण नहीं किया जा सकता, तो मैं इसको व्याख्यान विधि के द्वारा जल्दी से पूरा कर सकता हूँ। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो लेक्चर मेथड है ना, वो किसी भी पाठ्यक्रम के किसी भी टॉपिक को बहुत ही जल्दी से संपूर्ण कर देता है। अगर हम किसी और मेथड को अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पे ये चीज आएगी भी सही, लेकिन यहाँ पे भी इसकी बात होगी। क्यों? क्योंकि बड़ी इकाई यानी पूरा टाइम लगेगा किसी भी अध्यापक का, तो अगर वो इस व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए किसी बड़ी इकाई को करवाएगा या बड़े प्रकरण को बढ़ाएगा, या फिर इसके साथ ही अगर उसने इकाई पूरी करवा दी है, ठीक है, अब उसने क्या करना है, उसकी कोई संक्षिप्त रूपरेखा यानी उसका सारांश प्रस्तुत करना है। बहुत बड़ी इकाई थी, उसने पढ़ा दी, बहुत बड़ा टॉपिक था, उसने पढ़ा दिया, अब वो लास्ट में अगर समरी करना चाहता है तो वो समरी करेगा इस विधि के माध्यम से। ये विधि तब समरी करने में, उसकी संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि किसी भी बड़ी इकाई, बड़े प्रकरण या इकाई की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाना लाभदायक होता है, या फिर इसमें इसकी व्याख्यान विधि की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना, नीड कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, तो जब आपसे जैसा प्रश्न पूछा जाएगा आप यहाँ पे इन पॉइंट्स की भाषा को, लैंग्वेज को उसके अकॉर्डिंग सेट कर दोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, पाठ्य पुस्तक की सामग्री की प्रतिपूर्ति में, पाठ्य पुस्तक के अंदर आपको पता है बहुत ही डिटेल में सब कुछ दे रखा होता है। जहां से पाठ प्रारंभ होता है स्टूडेंट्स, वहां आप देखिए पहले तो पिछली कक्षा में जो बताया गया है उसकी पूर्ति की जाती है, या फिर पिछली कक्षा में जो बताया गया है वहां से बात शुरू करके फिर बच्चों को कुछ नया बताया जाता है। ऐसा आप देखते हैं ना वहां पे। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की सामग्री की प्रतिपूर्ति यानी जो पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर वो पाठ्य पुस्तक उस समय पे सब बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है, तब आप इस लेक्चर मेथड
मेथड से भी उनको पढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप अपने कंटेंट को, आप अपने पाठ्य वस्तु को बच्चों तक लेकर के जा सकते हैं, उन्हें उस टॉपिक के बारे में व्याख्यान विधि के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक की क्या करती है, प्रतिपूर्ति करती है। पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है, जो उसके अंदर सामग्री दी हुई है, जो मैटर लिखा हुआ है टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप अपने समय की बचत करते हुए बच्चों के सामने इस व्याख्यान विधि के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर अगर पाठ्य पुस्तक ना हो तो उसके कंटेंट को आप सभी बच्चों तक पाठ्य पुस्तक ना होने की दशा में, या अगर उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में भी आप बच्चों को अपने ज्ञान से ओतप्रोत कर सकते हैं व्याख्यान विधि के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विषय के स्पष्टीकरण में। अब विषय के स्पष्टीकरण में तो मुझे लगता है कि ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने किसी भी टॉपिक को अगर स्पष्ट करना है, उसके बारे में बच्चों को विस्तार से बताना है, तो आप इस मेथड का प्रयोग अच्छे से करिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इस मेथड का प्रयोग ना करें, आप अच्छे से करें। आप सभी अपने 11th-12th के स्केल से लेकर के फिर कॉलेज लेवल पर इस मेथड से पढ़ चुके हो, तो आप सब मेरे इस बात से एग्री करोगे कि इस मेथड के माध्यम से जब भी हम बच्चे को लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो इससे बच्चा उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण बातें जान जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, या आप इसको डिसएग्री करें ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आप भी मानेंगे मेरी इस बात को। जब एक लेक्चरर 35 से 40 मिनट के लेक्चर को डिलीवर करने के लिए अपनी क्लास में आता है, आपकी क्लास में आता है, तो इसका मतलब उसको कॉन्टिन्यूसली 35 से 40 मिनट बोलना है। तो फिर वो उस टॉपिक से रेलेवेंट सब कुछ लेकर के आएगा ना, ताकि वो उस टॉपिक को 35 से 40 मिनट तक उस पर लेक्चर दे सके, उसको डिटेल में बता सके। तो जब इस मेथड से पढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब टॉपिक से रेलेवेंट सारी का सारा कंटेंट वहां आ जाएगा आपके सामने। तो किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी टॉपिक को स्पष्टीकरण अगर हमने करना है, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने अगर प्रस्तुत करना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। ठीक है, तो एक ये हो गई इसकी नीड, इंपॉर्टेंस या फिर इसकी विशेषता। इसके बाद देखिए समय की बचत। वैसे तो इसके अंदर ही मैंने ये बता दिया था समय की बचत किस तरह से होती है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मैं बात करूंगी दोनों की समय की बचत की। ठीक है, अध्यापक के समय की बचत पे भी बात करूंगी और विद्यार्थी के समय की बचत पे भी बात करूंगी। अध्यापक का किस तरह से टाइम बचता है, मैंने अभी बताया आपको ऊपर कि बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो आपको पूरा टाइम लगेगा उस यूनिट को किसी और मेथड से पढ़ाने में। ठीक है, और आप पे एक प्रेशर रहता है, एक अध्यापक पे ये प्रेशर रहता है कि उसने एक पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि उसको केवल शिक्षण ही नहीं कराना होता, उसको कॉपीज भी चेक करनी होती है, उसकी क्लास में डिसिप्लिन भी रहना चाहिए। तो ये जो विधि है ना, वो क्या करती है, कम टाइम में सिलेबस को पूरा करने में हेल्प करती है। तो बड़ी इकाई है, अध्यापक को लगता है कि इतने टाइम में ये इकाई या ये टॉपिक या फिर बहुत ही बड़ी कोई यूनिट है वो पूरी नहीं हो सकती, तब वो इस मेथड का प्रयोग करेगा और इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। अब अगर अध्यापक के समय की बचत हुई है तो क्या बताइए विद्यार्थी के समय की बचत नहीं होगी? विद्यार्थी के भी समय की बचत होगी। विद्यार्थी भी उस बचे हुए टाइम में जो उसने बचत हुई है, जो उसके टाइम की, उसको जो चीजें उसे नहीं आती हैं उनको सीखने में व्यतीत कर सकता है, या उन चीजों को सीख सकता है, या उन टॉपिक्स को पढ़ सकता है जिन पर उसकी कमांड नहीं है, जो उसको समझ नहीं आए हैं। तो सही जगह पे उसके समय का यूज होगा ना, उसके समय की जो बचत उसने करी है वो समय वो कुछ नया सीखने में, या फिर जो उसको पहले से समझ नहीं आया हुआ है उसको सीखने में व्यतीत कर सकता है। तो यूटिलिटी हो जाएगी ना, यूज हो जाएगा, उपयोगिता हो जाएगी, समय की उपयोगिता। अब देखिए प्रकरण की प्रस्तावना या सारांश प्रस्तुत करने में भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा सकता है। प्रस्तावना क्या होती है और सारांश क्या होता है? ये है इंट्रोडक्शन, ये है
समरी। लेसन प्लान याद आ गया होगा, बीएड के अंदर लेसन प्लान हम बनाते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं और अंतिम में क्या होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप बोलोगे मैडम स्टार्टिंग तो होती है उद्देश्यों से, या फिर आप कहोगे नाम कक्षा जो ऊपर लिखते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है डायरी में लेसन प्लान। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन शिक्षण के दौरान वो तो डायरी की बात हो गई, लेकिन अगर टीचिंग की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो लेसन प्लान होता है या जो आपकी पाठ योजना होती है, तो वो स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स प्रस्तावना से, इंट्रोडक्शन से। बीएड किया है तो बीएड के अंतर्गत ये सारी चीजें तो समझ में आई हुई है। जब क्लास में टीचिंग करनी है तो ये जो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो है प्रस्तावना पूछना, जिसके जरिए हम अपने टॉपिक के नाम से बच्चों को रूबरू कराते हैं, परिचित कराते हैं। ये बोलते हैं कि आज हम इसके बारे में जानेंगे या फिर आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, यही करते हैं ना प्रस्तावना में हम। तो प्रस्तावना तो हो जाती है, फिर उसके बाद हम अपने टीचिंग पॉइंट शुरू करते हैं। जो भी टॉपिक हमारा होता है टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने टॉपिक को 3 से 4 बिंदुओं में पढ़ाते हैं, जिनको शिक्षण बिंदु बोलते हैं। 3 से 4 टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं, शिक्षण बिंदु पढ़ाते हैं, और उसके बाद लास्ट में जाकर के हम क्या करते हैं उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करते हैं ना, उसको नाम दे देते हैं हम शाम पटसार, कहते हैं शाम पटसार, ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी का मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो टुकड़ों में ज्ञान दिया है उसको हम वहां पे इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, फिर मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, ऐसा एक होमवर्क देते हैं और वहां पे हमारा लेसन प्लान खत्म हो जाता है। अब अगर हम इस व्याख्यान विधि की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हमने प्रकरण की प्रस्तावना पूछनी है तब भी हम व्याख्यान देते हैं। देखो जरूरी नहीं है प्रस्तावना पूछने के लिए केवल लेक्चर मेथड का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी लेक्चर मेथड ही होता है कि हम कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं और उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना में क्या करते हैं हम 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं ना, बच्चे से 6 भी हो जाते हैं, जिससे कि हमारे जो टॉपिक का नाम है वो निकल करके बच्चे के सामने आए या क्लास के सामने आए। हम नहीं बताएंगे आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बल्कि जो हमारा चौथा 5वां प्रश्न है उसके उत्तर के रूप में वो निकल करके आए, पाठ का नाम या फिर उसका कॉन्सेप्ट निकल करके आए, जो भी लेसन का है हमारे, है ना। तो प्रस्तावना भी हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए, व्याख्यान देते हुए पूछ सकते हैं। और समरी तो फिर देखो, समरी तो वैसे भी व्याख्यान में ही की जाएगी, लेक्चर मेथड से ही की जाएगी। तो इसका मतलब हम प्रकरण की प्रस्तावना या फिर सारांश प्रस्तुत करने में भी व्याख्यान विधि का, लेक्चर मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी नीड, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आने वाले बिंदु। एक बार फिर से इस पे नजर दौड़ा लेते हैं जल्दी से, जिससे कि हमको ये जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से आत्मसात हो जाए, हमें इनका बोध ग्रहण हो जाए, जिससे कि पेपर में जैसे ही हम एग्जाम की तैयारी करेंगे फिर से इन बिंदुओं को देखेंगे तो क्लास याद आ जाएगी। ऐसा होना चाहिए, है ना। बड़ी इकाई, बड़े प्रकरण या इकाई की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने में, पाठ्य पुस्तक की सामग्री की प्रतिपूर्ति में, विषय के स्पष्टीकरण में, समय की बचत करने में। समय बचाना है आपने, टाइम कम है आपके पास, तो आप इस व्याख्यान विधि से टॉपिक को करवा सकते हो। प्रकरण की प्रस्तावना या फिर सारांश प्रस्तुत करने में आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि जो ये व्याख्यान विधि होती है उससे बच्चे और जो अध्यापक का जो संबंध है वो कैसा बनता होगा, ये सवाल है मेरा आपसे, जिसका उत्तर आपने लेकर के आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये प्रश्न आपके दिमाग में डाल करके आपकी जो मानसिक क्रिया है उसको तीव्र करने के लिए यहाँ पे इस प्रश्न के साथ में ये क्लास खत्म कर रही हूँ। ठीक है, आज की क्लास में आपने कॉन्सेप्ट जान लिया लेक्चर मेथड का, इसके साथ ही मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी नीड, इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन से बिंदु आएंगे। और अब जहाँ पे मैं ये क्लास खत्म कर रही हूँ तो मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि
लेक्चर मेथड के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद या फिर उसमें अध्यापक क्या काम करता है और बच्चा क्या काम करता है, ये जानने के बाद अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस मेथड से अगर हम पढ़ाते हैं बच्चे को, तो बच्चे का यानी विद्यार्थी का और अध्यापक का संबंध कैसा बनता है इससे, इस मेथड से पढ़ाने से या पढ़ने से। ठीक है, तो ये सवाल है मेरा, जिसका उत्तर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे रेलेवेंट अभी हमने बहुत कुछ जानना है और वो हम जानेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।